खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। मैंने सुना है कि तुम्हें अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत भाषाएं आती हैं। ले अरबी, ले अंग्ले, ले हिंदुस्तानी, ले उर्दू, ले तुर्क। I must say, Yazimullah, you're a very handsome and charming man. तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। कि अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती से खदेड़ सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। What is your name? मेरा नाम अजीमुल्लाह खान है। तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। कैसा पेशवा? ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। उन सबको हारना होगा। जिनकी रग रग में नाइंसाफी है वो हमें क्या खाक इंसाफ दिलाएंगे। अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती से खदेड़ सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। काष्ठ कला के जरिए कैदियों का जीवन संवारते अजय मंडावी। अरुणाचल प्रदेश में चल रहा है एक अनोखा गुरुकुल, जहां विरासत, परंपरा और संस्कृति को सहेजने के हो रहे हैं प्रयास। राजस्थान में एक मुस्लिम कलाकार ने बनाया राम दरबार, तो कश्मीर में स्नो क्रिकेट बन रहा है आकर्षण का केंद्र। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हम हैं मुस्तैद, हम हैं तैयार। आसमान की बुलंदियों से सागर की गहराइयों तक हम हैं मुस्तैद। हमारे जवानों ने हर बार अपने आप को सिद्ध किया है। उनकी कुछ और कहानियों के साथ मौजूद हैं हम इस बार के रक्षक में। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 की शुरुआत की। एरो इंडिया की अगर खास तौर पर बात करें तो 650 से ज़्यादा जो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि हैं उन्होंने यहाँ हिस्सा लिया, और करीब 98 जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत अब बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात जो हमारी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री है वो तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रही है। बेंगलुरु का आसमान आज इस बात की गवाही दे रहा है कि नई ऊंचाई नए भारत की सच्चाई है। आज देश नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है और उन्हें पार भी कर रहा है। एरो इंडिया का ये आयोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण। नए भारत के सामर्थ्य, नए भारत की नई ऊंचाई और नए भारत पर दुनिया के बढ़े हुए विश्वास की ये आसमान में गूंजती गवाही है। बेंगलुरु के येलहंका वायुसेना केंद्र में शुरू हुआ 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत की क्षमता को पूरी शान से प्रदर्शित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 14वें एरो इंडिया का शुभारंभ किया। एशिया के इस सबसे बड़े एरो शो में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित
809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। लगभग 100 देशों की भागीदारी ने एरो इंडिया 2023 को इस क्रम का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन बना दिया है। पीएम मोदी ने इस यादगार अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत को केवल एक रक्षा बाजार नहीं बल्कि रक्षा साझेदार के तौर पर देख रही है। जो देश अपनी रक्षा जरूरतों के लिए एक भरोसेमंद साथी तलाश रहे हैं, भारत उनके लिए भी एक बेहतर पार्टनर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारे यहाँ बेस्ट इनोवेशन भी मिलेगा और ऑनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौजूद है। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश रक्षा आयात पर निर्भर करता था, आज वो दुनिया को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत का रक्षा निर्माण क्षेत्र संभावनाओं से भरा हुआ है। उन्होंने निजी क्षेत्र को निवेश का न्योता दिया। जो देश दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को 1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर और इन्वेस्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के प्राइवेट सेक्टर से आह्वान करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा भारत के डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में रक्षा निर्माण क्षेत्र में मोदी सरकार में हुए विकास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। पीएम मोदी ने एरो इंडिया 2023 में लगे इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। उन्होंने वहां प्रदर्शित उपकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ये पवेलियन फिक्स विंग प्लेटफॉर्म थीम पर आधारित है। इसमें 115 कंपनियां 227 उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक पवेलियन का भी अवलोकन किया। ये पवेलियन राज्य के मजबूत रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को प्रदर्शित कर रहा है। एरो इंडिया 2023 ने न केवल एविएशन इंडस्ट्री जो है हमारी, इसको एक बेहतर मंच तो प्रदान ही किया, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार इस इवेंट के बीच में रहे और एक चीज़ उन्होंने साफ तौर पर यह कही कि मेक इन इंडिया को लेकर सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जिस बात को लेकर लगातार जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो कहते रहे कि इंजन को लेकर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, रक्षा मंत्री ने साफ किया कि भारत में इस पर तेजी से काम चल रहा है और जल्द ही भारत इंजन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। हमने एक करके पॉइंट वाइज तरीके से हर्डल्स को हटाने का प्रयास किया और मैं कह सकता हूं उसमें हम सफल भी गए। आप लोगों ने कहा तो हमने आपके लिए मजबूत पॉलिसी बनाई। सरकार ने आपके लिए एनवायरमेंट क्रिएट किया। बिजनेस एंटिटीज के लिए टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने उसे उपलब्ध कराने में के लिए कई मार्ग खोले। आप लोगों ने कहा तो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल ले रहे हैं और आपने कहा तो हमें एफडीआई की लिमिट में भी
बढ़ोतरी कर दी। कहने का मतलब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए हमने हर वे कदम उठाए जो उठाए जा सकते थे। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह था। वर्ल्ड लेवल पर एक अलग ही लेवल का कंपटीशन है इस सेक्टर में, इसे हम सभी जानते हैं। ऐसे में हमने यह समझा कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनके प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक डिमांड भी एश्योर होना यह आवश्यक है। इसके लिए बड़ा कदम उठाते हुए 2020-21 के दौरान हमने डिफेंस बजट में से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए 58% हिस्सा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया। India offers an enhanced defense partnership to the friendly foreign nations. We offer a partnership that is accommodative of the national priorities and capacities. We want to build with you. We want to launch with you. We want to create with you, and we want to develop with you. We wish to create symbiotic relationship which we can learn from each other, grow together and create a win-win situation for one and all. Today, the international security environment has become complex with constantly changing geopolitical and geostrategic interests. Post-pandemic, the world is facing variety of challenges. There are conflicts, supply chain disruptions and economic crisis. This necessitates coming together of like-minded nations to ensure mutual prosperity, peace and prosperity. With this backdrop, this Defense Ministers Conclave themed SPEED, that is shared prosperity through enhanced engagements in defense, is a unique endeavor to initiate discussions on various aspects of defense cooperation to boost our engagements and discover ways to work together. A huge potential exists for participation by Indian industry in the overhaul of airframe and aero engine components for various aircraft types through part tasking and outsourcing. Life extension of existing aircraft and systems is another area wherein industry, academia and users can work together synergistically. मैंने दफ्तरों में एक छोटे से प्रिंटर लेने के लिए पहले लोगों को बड़ा सोच विचार करते हुए देखा है कि कोई ऐसा प्रिंटर ना आ जाए जिसकी बाद में सर्विसिंग में दिक्कत आए, या ऐसा प्रिंटर ना आ जाए कि खरीदते समय तो उसकी कास्ट कम पड़े पर बाद में उसके कार्ट्रिजेज लेने भारी पड़ जाए। यह सब सोचना भी चाहिए, यह अच्छी बात है। तो अगर इन छोटी छोटी चीजों का सौदा करते समय हम उसकी पूरी कुंडली निकाल सकते हैं, तो इतने कॉस्टली डिफेंस इक्विपमेंट और सिस्टम्स को एक्वायर करते समय क्या हमें उसके भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? सो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस बात पर विचार करें कि हम इस प्रकार की खरीदों के समय इक्विपमेंट की लाइफ साइकिल कास्ट की जानकारी भी ले सकते हैं क्या? सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने LCH प्रचंड का सॉटी लिया है। किस तरह का उनका अनुभव रहा, इस पर बात करते हैं। सर, LCH प्रचंड के आपने सॉटी लिया है, किस तरह का आपका अनुभव रहा? नहीं, ये मुझे लगता है बहुत अच्छा अनुभव था। जैसे मैंने बताया पहले भी, जो एक्सपीरियंस, जो हम कॉम्बैट एविएशन कैपेबिलिटी हम चाहते हैं, मुझे लगता है उसके स्वरूप में पूरी तरह से मुझे सेटिस्फैक्शन और पूरा भरोसा है कि दिस विल मीट आवर फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन रिक्वायरमेंट्स। एरो इंडिया को आप भारतीय सेना के लिहाज से क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और क्या क्या साजो सामान है जिनकी तैयारी के लिए भारतीय सेना इसकी तरफ देख रही है?
मैं ये कहूँगा कि इस समय एरो इंडिया की जो थीम है रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, मुझे लगता है वो बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इस एरो इंडिया के दौरान जितनी भी हमारी इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्री की कैपेबिलिटी है, मुझे लगता है वो सही अर्थ में हम शोकेस कर पा रहे हैं। रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उसमें ट्रेडिशनल वॉर का सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ है। फ्यूचर की नीड से आप कैसे देखते हैं, कैसे भारतीय सेना अपने आप को तैयार कर रही है? देखिए, कुछ एक अभी जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इसके फलस्वरूप हमारे लिए कई इम्पोर्टेंट लेसन्स उभर कर आए हैं, और जिसमें से एक मुद्दा जो अहम है मुझे लगता है वो है किस तरह से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ या जो निश टेक्नोलॉजीज़ है वो किस तरह से वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी के क्षेत्र में उभर कर आ रही है। एरो इंडिया 2023 में डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ भी कई फॉरेन कंपनीज भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्हीं में बोइंग है। बोइंग के कई सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भारतीय सेना, नेवी उसको इस्तेमाल कर रही है। बोइंग किस तरीके के प्लान्स के साथ भारत में आ रही है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बोइंग इंडिया के एलन गर्सिया है। वेलकम टू एलन। कैन यू टेल अस व्हाट इज द फ्यूचर प्लान्स फॉर द बोइंग इन इंडिया? So absolutely. So as you're probably well aware, we have a number of platforms here already operating with both the Indian Navy and Indian Air Force. So with the Indian Navy, we have the P-8I aircraft, and then with the Indian Air Force, we have the C-17, the Chinook, the Apaches, and of course, we always look to expand on those fleets to make sure that they're sustainable here, as well as if they would like to acquire more. I would say one of the things of our plans for the future here in India is, of course, to continue to grow off the large footprint that we already have here. As most people may know, we have one of the largest footprints of Boeing outside of the U.S. here in India. Our largest facility actually outside of the U.S. is located here in Bangalore with our Bitech engineering campus. We employ almost 5,000, actually over 5,000 people here in India, and that will continue to grow as we again grow our capabilities and our footprint here, and that goes along with not just Boeing growing, but helping the aerospace industry grow. What are you showcasing to the Indian market, to the Indian forces? Here in Aero India. So again, it's really just continuing to show off what we have. As I mentioned, we believe there's maybe more opportunity for some P-8 aircraft that the Indian Navy would like to have. I think they are looking for purchasing another 6. And then with the Apache helicopter, that the Indian Air Force already operates, 22 of those. And then we have Indian Army, which is getting ready to procure another 6. And then they would look to maybe follow on order of more, up to 11 perhaps. And then just one of the things that I'd like to highlight with the Indian Army Apache helicopter is that located in Hyderabad, we have a joint venture with Tata called T-Bol, where we actually produce all the Apache fuselages for the Apache fleet worldwide. So we've been doing that for about 7 years. We see in recent 6 to 8 years, how India is developing their defense industries. What do you have to say about this? I think there's been some really large growth in the India defense industry. I would say, I was starting to be involved. My first really initial exposure to the Indian aerospace industry was when we were delivering the P-8s maybe 12 years ago and getting the Indian Navy stood up there. When you see the things like the LCA Mark I being developed here and built here in country, and a lot of the other projects, you can see that the Indian industry has come a very long way, and we're looking for other opportunities to how to help them grow in that capacity. So it's very exciting to see, not only with like the aerospace industry in terms of like airplanes, but we're also working with ISRO on a couple of different things to help grow the space capability, which is also a very exciting field for us. So a lot of great things happening here in India, and we're excited. स्टील्थ फीचर जो है किसी भी विमान के लिए या किसी एयरक्राफ्ट के लिए हम कहें तो बहुत अहम रखता है। इसके ज़रिए उसका पता जो रडार है उस पर नहीं लगाया जा सकता है। एक तरह से हम ये कहें कि विमान आसमान में उड़ तो रहा है लेकिन किसी को नज़र नहीं आता है। लड़ाई के मैदान में ये काफ़ी मायने रखता है, और हमारे देश में कुछ स्टार्टअप्स हैं जो इस पर भी काम कर रहे हैं कि आखिर किसी फाइटर प्लेन या और भी कोई विमान है उसकी स्टील्थ क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए।
डॉक्टर विशाल, वेलकम टू डीडी न्यूज़। सबसे पहले आपकी कंपनी का नाम क्या है और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? या द नेम ऑफ माय कंपनी इज RF नैनो कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड, और ये लास्ट ईयर हमने इंक्यूबेट किया था SIC IIT कानपुर में, और तब से मैंने मतलब मास्टर्स और PhD IIT कानपुर से ही किया है, और यही मेरा डोमेन रहा है, और 8 साल से मैं ये मटेरियल डेवलप कर रहा हूँ। नाउ वी हैव रीच्ड टू अ गुड लेवल, और हमने कई तरह के मटेरियल जो मटेरियल है वो डेवलप किया है जो मोर देन 90% एब्जॉर्प्शन देते हैं, और अगर इसको एयरक्राफ्ट ड्रोन अगर उस पर लगाया जाएगा तो ये उसको मतलब माना जाता है कि मतलब जहाँ तक मेरा मानना है कि रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सबसे पहले एक बात बताइए, जो स्टील्थ फीचर है बेसिकली किस किस फॉर्म में होता है? पेंट के फॉर्म में, सब्सटेंस के फॉर्म में, या शीट के फॉर्म में? क्योंकि जनरली व्यूअर्स को इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है कि किस किस फॉर्म में ये होता है, तो किस फॉर्म में होता है और किस तरीके से काम करता है? बेसिकली स्टेल्थ फीचर के लिए पेंट सबसे इजी फॉर्मेट है। पेंट फॉर्म में इसको इजी सरफेस पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हम पेंट फॉर्म में भी बना रहे हैं, हम शीट फॉर्म में बना रहे हैं, और हम और भी मेटा मटेरियल स्ट्रक्चर और FSS स्ट्रक्चर इस पर भी काम कर रहे हैं, जो कि लगाया जा सकता है एयरक्राफ्ट या ड्रोन के सरफेसेस पे, और उसको टेस्ट किया जा सकता है। आप जो बना रहे हैं पेंट के फॉर्म में बना रहे हैं, एफिशिएंसी उसकी कितनी है? अगर वर्ल्ड वाइड देखी जाए तो कितना एक नॉर्म है, सेट नॉर्म्स, जिसमें माना जाता है कि इतने % तक अब एब्जॉर्प्शन है, तो जो कोई भी फाइटर जेट है या कोई भी ड्रोन है वो स्टील फैसिलिटी उसकी मानी जाएगी, वो कितना है? और आपका जो प्रोडक्ट है वो किस लेवल पे पहुंच रहा है? स्टेल्थ फीचर कई सारे फ्रीक्वेंसी रेंज में होता है। हम बेसिकली X बैंड में काम कर रहे हैं, जो स्टेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, और उसमें हमने जो भी मटेरियल डेवलप किया है वो मोर देन 90% एब्जॉर्प्शन देता है, और ये इतना रिक्वायरमेंट होता है, और इतने अगर हमने अचीव कर लिया तो रडार उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर फ्यूचर में जो भारत जैसे M का प्रोजेक्ट है या LCA तेजस के लिए हम बात कर रहे हैं, अगर उन सारे प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपको लगता है कि फ्यूचरिस्टिक जो स्टेल्थ फैसिलिटी है वो हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी? अभी हमने इस प्रोडक्ट को लैब लेवल पे वेरीफाइड किया है, अभी हमने रियल टाइम एप्लीकेशन में टेस्ट नहीं किया, लेकिन हाँ मेरा मानना है कि एज ए रिसर्चर और मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है, उसमें भी हम कर सकते हैं, और उसमें हम टेस्टिंग करने के बाद ही देख सकते हैं कितना आ रहा है, बट मेरा मानना है कि हाँ काम करेगा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. एरो इंडिया 2023 के स्टार्टअप मंथन की बात करें तो आईडेक्स की तरफ से शुरू किया ये कार्यक्रम स्टार्टअप के लिहाज से या तकनीक के लिहाज से बहुत खासा अहम है। अब तक अगर आईडेक्स के जरिए रक्षा मंत्रालय ने 300 से ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं उनको ग्रांट दी है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनको एक्सेप्टेंस दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनोवेटर्स को, इंक्यूबेटर्स को न केवल फंडिंग मुहैया कराता है बल्कि एक बाज़ार जो ट्राई सर्विसेज का बाज़ार है वो भी मुहैया कराता है कि जो अपना साजो सामान है वो भारतीय सेनाओं को दे सकें। अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो कंपटीशन को हमें रीडिफाइन करना ही होगा। अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन के पुराने सिस्टम से आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे तो हम उन देशों से 2 सेंचुरी हमेशा ही पीछे रहेंगे ही। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम नए तरीकों से सोचें और नए तरीकों से ही हम आगे बढ़ें। आगे का हमारा मंत्र होना चाहिए डिजाइन अवर डेस्टिनी, यानी हम अपने पुरुषार्थ, अपनी क्षमताओं और अपने संकल्प से अपनी डेस्टिनी को के डिजाइन की ओर आगे बढ़ें, उसका निर्माण करें। हमारी डेस्टिनी है आने वाले 25 वर्षों में दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनना।
हमारी डेस्टिनी है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना। अमृतकाल ही इसके लिए सर्वोत्तम काल है और आप जैसे युवा ही देश की डेस्टिनी के सर्वोत्तम डिजाइनर हैं। एरो इंडिया की खास बात करें तो उसके आखिर में जो बंधन सेरेमनी है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है न केवल इंडस्ट्रीज को बल्कि स्टार्टअप्स को कि जो अपनी टेक्नोलॉजी है, जो उनका डेवलपमेंट है उसको लेकर वो आगे बढ़ सकें। ख़ास तौर पर जो नए उद्योग हैं या जो नए स्टार्टअप्स हैं वो इस तकनीक के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं, इन कोलैबोरेशन के ज़रिए बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और ये एरो इंडिया का एक फीचर है जो हाल के सालों में काफ़ी बेहतरीन निखर कर आया है कि इंडस्ट्री को इसके ज़रिए न केवल तकनीक मिलती है बल्कि जो पूंजी की ज़रूरत होती है, जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वो भी पूरी होती है और इकोनॉमी को उसमें काफ़ी मदद मिलती है। आप लोगों के सामने मुझे ये कहते हुए गौरव की अनुभूति होती है, गर्व की अनुभूति होती है कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री पर सरकार और समाज का भरोसा इतना बढ़ता जा रहा है कि पिछले साल इंडियन वेंडर से कैपिटल एक्विजिशन के लिए जो शेयर 68% किया गया था, अमृतकाल से प्रेरित होकर वह शेयर आगामी वर्ष यानी 2023-24 के लिए सीधे 75% कर दिया गया। आई रिपीट, यह हिस्सा 3/4 कर दिया गया है जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बनता है। वर्ल्ड लेवल पर एक अलग ही लेवल का कंपटीशन है इस सेक्टर में, इसे हम सभी जानते हैं। ऐसे में हमने यह समझा कि इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उनके प्रोडक्ट्स का डोमेस्टिक डिमांड भी एश्योर होना यह आवश्यक है। इसके लिए बड़ा कदम उठाते हुए 2020-21 के दौरान हमने डिफेंस बजट में से कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए 58% हिस्सा इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया। एरो इंडिया के आयोजन के लिए कर्नाटक से बेहतर शायद ही कोई और दूसरी जगह हो सकती है। एरो इंडिया 2023 का समापन हो रहा है और मैं समझता हूं कि समापन के साथ ही इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री की स्ट्रेंथनिंग की एक नई राह अभी प्रशस्त हो रही है। यह एक नई शुरुआत है और इंडियन डिफेंस सेक्टर की आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस के एक नए युग था जिसमें यह सेक्टर एक नई एनर्जी, नए कमिटमेंट और नए इंतजाम के साथ अपनी प्रोडक्ट के आधार पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दिल दुश्मन के हिलते हैं, दिल दुश्मन के हिलते हैं। हम तभी तक अपने घरों में सुरक्षित मौजूद हैं जब तक मौजूद हैं हमारे रक्षक। एरो इंडिया 2023 से हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं
आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। मैंने सुना है कि तुम्हें अंग्रेजी के अलावा और भी बहुत भाषाएं आती हैं। ले अरबी, ले अंग्रेजी, ले हिंदुस्तानी, ले उर्दू, ले तुर्क। I must say, Yazimullah, you're a very handsome and charming man. तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। कि अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती से खदेड़ सकते हैं। मैं चुप नहीं बैठूंगा। What is your name? मेरा नाम अजीमुल्लाह खान है। तुम्हें मेरे लिए लंदन जाना होगा। I'm representing पेशवा नाना साहिब। कैसा पेशवा? ये कोर्ट है, यहाँ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस नहीं, सिर्फ लॉ मैटर करता है। फिर तो ये पूरा लॉ ही गलत है। उन सबको हारना होगा। जिनकी रग रग में नाइंसाफी है वो हमें क्या खाक इंसाफ दिलाएंगे। अगर हम सब हिंदुस्तानी एक हो जाए तो मुट्ठी भर अंग्रेजों को अपनी धरती